नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार और काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा टेस्ट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे सेक्शन ई की। सेक्शन ई में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। हमने स्टार्टिंग के 4 सेक्शन 4 अलग अलग वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और आज की पहले टेस्ट की ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें से हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में अगर हम ए पार्ट सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ए और बी 2 पार्ट है। अब या तो आप कर लीजिएगा सोल्व ए पार्ट एग्जाम में, या फिर आप लोग कर सकते हैं इसका बी पार्ट, बिकॉज ये दोनों के दोनों पार्ट और में हमें दे रखे हैं। ठीक है, मैं तो आपको दोनों ही सोल्व करके बताऊंगा। ए पार्ट का सबसे पहला सेगमेंट इसमें लिखा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये इसका सिंबल है। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल मिसिंग है, वो मिसप्रिंटिंग है, वो प्रिंट नहीं हो पाया, और वो मॉलिक्यूल जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो था एसिटिक एसिड का। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखें। अगर एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, ये ब्रेक हो जाएगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस, 2 आयन बनाएगा ये एक्वस कंडीशन में। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोलरोश लो कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होती है तो पहले उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करिएगा, उसके जो आयनिक कंपोनेंट हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए, तब हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ CH3COOH, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि इक्वल टू होगा लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम ऑफ H प्लस। ये दोनों के दोनों आयंस की मोलर कंडक्टिविटीज को आप ऐड कर दोगे और ऐड करते ही आपको मिल जाएगा आंसर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा 31 क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसका फर्स्ट सेगमेंट है। एग्जाम में आपको ऐसे करना है सोल्व। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें यहां पर पूछा गया है, एक तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क और एक कैलकुलेट करना है लॉग केसी। हमें 2 चीजें पूछी गई है। इक्वेशन आपको गिवन है सामने, इस इक्वेशन को देखकर आप सबसे पहले यहां पर निकाल लीजिएगा n। n का मतलब होता है चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज, इस रिएक्शन में होने वाला चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। हमें अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है तो यह काम हमें करना पड़ेगा 3 स्टेप में, जिसमें स्टेप 1
सबसे पहले स्टेप में ये जो दो आपको पोटेंशियल गिवन है, निकिल का और सिल्वर का, ये दोनों के दोनों एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकिल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। ओके, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हमें अलग अलग रिडॉक्स रिएक्शन के मतलब एसओपी या एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है, अगर वो दोनों के दोनों पोटेंशियल सेम है, जैसे दोनों के दोनों एसआरपी है या दोनों के दोनों एसओपी है, अगर दोनों सेम है और हमें ई नोट सेल निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, अगर ये निकालना है हमें, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू ऐसा करेंगे। बट अगर दोनों के दोनों अलग अलग है, जैसे एक का हमें गिवन है एसआरपी और एक का हमें गिवन है एसओपी, उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में आप लोग दोनों वैल्यूज को एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग सम कर देंगे, ई नोट सेल निकल जाएगा। अभी हमें दोनों की दोनों वैल्यू सेम गिवन है, ये भी एसआरपी है और ये भी एसआरपी है, आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए जब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे ई नोट सेल, तो ई नोट सेल दोनों एसआरपी हैं, तो ई नोट एसआरपी माइनस ई नोट एसआरपी, दोनों के एसआरपी को ऐसे लिखेंगे और बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू आपके सामने ये है और छोटी वैल्यू आपके सामने ये है। तो इसमें ई नोट सेल इज इक्वल टू आएगा 0.80 माइनस 0.25। इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही आप लोग करेंगे सोल्व, तो आपके पास 0.55 ये तो वैल्यू आएगी ई नोट सेल की, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये काम आएगी। ठीक है, जब हम स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी नोट, बिकॉज हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क में स्टेप नंबर 3 में मैं आपको उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। जब भी किसी न्यूमेरिकल में कहा जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क W मैक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपको विद साइन पुट करनी है। ये माइनस इस फॉर्मूले का है। डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो आपको रखना है माइनस के साथ में डेल्टा जी नोट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नोट सेल। तो बच्चों डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एन की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली 2i है, एफ की वैल्यू होती है 96500 और जी ई नोट सेल की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की। ये वैल्यूज हमने इसलिए ही कैलकुलेट करी पहले ही, जिससे कि इन वैल्यू को हम लोग यहां पर यूज कर सके। यह आंसर आएगा जूल में। स्टेप नंबर 2 में जो हमने डेल्टा जी नोट फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू एज सच जैसे ही आप लोग यहां पर पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहां से सोल्व करिएगा और आपको यहां पुट कर देनी है और आपका पहला आंसर आ जाएगा। यह आपका फर्स्ट आंसर है। ओके, तो जो हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट करने का तरीका ये रहा आपके सामने। सबसे पहले हमने ई नोट सेल फाइंड आउट किया दोनों पोटेंशियल से। उसके बाद हमने डेल्टा जी नोट फाइंड आउट किया सेकंड स्टेप में, और सबसे लास्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट किया मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क जो पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल वर्क
आपका आंसर जो आएगा वो आएगा इन जूल। क्योंकि ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यूनिट आप जरूर लिखें, बिकॉज कई बार यूनिट के मार्क्स होते हैं और अगर यूनिट के मार्क्स होते हैं तो वो आपको यूनिट लिखनी जरूरी है, बिकॉज अगर यूनिट के मार्क्स हुए और आपने नहीं लिखी तो मार्क्स आपके कट होंगे। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क वाला पार्ट। अब कैलकुलेट करेंगे log Kc। तो देखिएगा स्टूडेंट, log Kc हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। नस्ट इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग इसे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फॉर्मूला लगता है E नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n। log Kc, आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है log Kc। कैसे? log Kc इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू E नोट सेल अपॉन 0.059। ठीक, अब आप इन सभी की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू और E नोट सेल की वैल्यू। तो log Kc इज इक्वल टू हो जाएगा n की वैल्यू 2 और E नोट सेल की वैल्यू हमने अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट की थी, वो जू की तू वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। इस पूरे मैथमेटिकल पोर्शन को आपको कर लेना है सोल्व। ठीक है, इसे सोल्व करिएगा और ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। केवल आपको log Kc फाइंड आउट करना है, मीनिंग आपको इसका एंटी लॉग नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में एंटी लॉग की फॉर्म में आंसर नहीं पूछा गया, केवल log Kc पूछा गया है। तो जब ऐसा हो तो केवल log Kc का ही आंसर आप लोग देंगे। ओके, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग इसका और वाला पार्ट करेंगे। और वाला पार्ट भी इतने ही मार्क्स का है, आपकी मर्जी है कि आप लोग इसका पहले वाला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर इसका सेकंड वाला पार्ट अटेम्प्ट करोगे। तो देखिएगा, इसके और वाले पार्ट में बी पार्ट की बात हो रही है। फर्स्ट, एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखो, फैराडे के दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इन्होंने फर्स्ट लॉ पूछा है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी एक्वस या मोल्टन स्टेट ऑफ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एनोड और कैथोड कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं। अब उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी डिपॉजिट होती है, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है अमाउंट या फिर क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। आप कैथोड बोल दीजिएगा, इलेक्ट्रोड बोल दीजिएगा। डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज passing through electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट उतना ही ज्यादा होगा। मैथमेटिकली कह सकते हैं कि अमाउंट को अगर हम W से डिनोट करें,
वेट है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यू के। W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, या फिर W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। ये फेराडे का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप लोग लिखे। अगर थ्योरी कभी कभार ऐसा होता है कि याद नहीं रह पाती, लैंग्वेज नहीं बना पाता स्टूडेंट कोई, तो आप लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ओके, बाकी आपको पता ही है, W वेट है, Q चार्ज है, I करंट है, T टाइम है सेकंड में, और Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एक कांस्टेंट है उस सब्सटेंस के लिए जो सब्सटेंस कैथोड पर डिपॉजिट हुआ। कभी कभी Z की वैल्यू गिवन होती है, कभी कभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बहरहाल ये फेराडे का फर्स्ट लॉ का ये डेफिनेशन भी है और ये फॉर्मूला भी है। अब इसी क्वेश्चन में पहले ही पार्ट में एक न्यूमेरिकल पूछा है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu प्लस K2 टू Cu। इस न्यूमेरिकल में सबसे पहली बात तो मोल गिवन है 1, और ये जो कन्वर्जन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस कन्वर्जन में अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आएगा 2, और हमें यहां पर कैलकुलेट करना है चार्ज, ये, और वो भी इन टर्म्स ऑफ फेराडे। चार्ज की यूनिट फेराडे भी होती है और कूलम भी होती है, बिकॉज हमें फेराडे में कैलकुलेट करनी है तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। किसी भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज खर्च होगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है मोल इनटू चेंज और इनटू एफ। Q इज इक्वल टू, मोल तो है 1, चेंज यहां पर 2 का है, ठीक है जी, और F, तो आंसर आपका आ जाएगा 2F। आंसर आपका आ जाएगा 2F। ओके, कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2F। 2F का मतलब 2 फेराडे, ठीक है। तो ये हुआ इसका पहला पार्ट कंप्लीट। पहले पार्ट में 2 सेगमेंट थे, दोनों हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसी क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ें, सेकंड पार्ट में लिखा है कैलकुलेट ईएमएफ। ध्यान रहे ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं ई सेल। नस्ट इक्वेशन आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसमें एक ई सेल नाम की टर्म है। आपको इक्वेशन गिवन है, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Cp अपॉन Cr। Cp स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड Cr स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर मैंने C लिखा, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब जो यहां पर ये सब्सटेंस गिवन है, इनके कितने कितने मोल पार्टिसिपेट करें। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से पहले या प्रोडक्ट से पहले अगर कुछ डिजिट्स लिखी हो, कुछ नंबर लिखे हो जो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करी जाए सारी की सारी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू 2.17 माइनस 0.059 अपॉन n, और n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 2 इनटू log Cp कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हिस्सा प्रोडक्ट का और ये हिस्सा रिएक्टेंट का। और क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो यहां भी 0.1 और यहां भी 0.1,
और दोनों का कोफिशिएंट भी 1 1 है। तो जैसे ही आप इस फैक्टर को डिवाइड करके सोल्व करोगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर शायद दे भी रखी है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और log 1 की वैल्यू, अगर log 1 लिखे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अगर मैं इसे सोल्व करूं, यहां से कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो सोल्व करने पर log 1 बचेगा, log 1 की जगह पर 0 पुट कर दूंगा, तो यहां पर केवल इसे सोल्व करके इतना फैक्टर बचेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू 2.17 माइनस 0.059 अपॉन 2। आपको बस इसे पूरे को सोल्व कर लेना है और आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा वोल्ट में, और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, तो ये हमारा 31 क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप पढ़े तो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 देखेगा, ए पार्ट, ये भी ऐसे ही है, ए पार्ट और ये बी पार्ट, या तो ए पार्ट कर दीजिएगा या इसका बी पार्ट कर दीजिएगा, दोनों और में है ऑप्शन में। अब ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट लिखा है, एट द सेम टेम्परेचर कह रहे कि CO2 गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2 गैस। सेम टेम्परेचर पर CO2 गैस O2 गैस से ज्यादा सोल्यूबल है, टेम्परेचर सेम। कह रहे कि विच वन ऑफ द देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH एंड Y। देखिए, एक डेफिनेशन है हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ की डेफिनेशन कहती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू होता है KH इंटू S। S मतलब सोल्युबिलिटी। ओके, यहां पर अगर मैं KH कैलकुलेट करूं तो KH यहां पर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अपॉन सोल्युबिलिटी। तो KH की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मिलेगी आपको सोल्युबिलिटी के। KH की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, सोल्युबिलिटी के। इन्होंने कहा CO2 गैस इज मोर सोल्यूबल, मतलब CO2 गैस ज्यादा सोल्यूबल है, तो इसका मतलब उसके लिए KH की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस कम सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल, तो उसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि CO2 मोर सोल्यूबल, CO2 ज्यादा सोल्यूबल है, इसका मतलब लेस KH, इसके KH की वैल्यू कम होगी। ऑक्सीजन लेस सोल्यूबल, ऑक्सीजन कम सोल्यूबल है, इसका मतलब इसके KH की वैल्यू ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर आपको ऐसे लिख देना है कि KH ऑफ CO2 और जी KH ऑफ O2, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, क्या लिखा हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन के KH की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा 32 क्वेश्चन का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं ए के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में लिखा है
हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंजेस व्हेन प्लेस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जब ब्लड सेल मतलब आरबीसी वगैरह जो होती है, अगर ब्लड सेल को हम प्लेस करें कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, देखिएगा जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन मोर है, किससे? 0.9%। अब इसका डायग्राम बनाइएगा। ये एक कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन फिल किया, ये रहा NaCl का सॉल्यूशन। ओके, आप लोग इसे ऐसे दिखा सकते हैं, ये NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक। और हमने माना आरबीसी इसके अंदर रख दी, ये आरबीसी है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर क्या पुट करी? ब्लड सेल, आरबीसी पुट कर दी। अब आपको ये पता होना चाहिए, कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो आरबीसी होती है उसका खुद का जो कंसंट्रेशन, उसका खुद का जो उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% मास बाई वॉल्यूम आरबीसी की। और अगर आरबीसी से बाहर जो सॉल्यूशन है, अगर आरबीसी के बाहर का जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन ऑफ NaCl वो मोर देन 0.9% है, अगर बाहर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अंदर के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं जितनी भी सेल्स होती है वो बनी होती है, उसकी जो कवरिंग है वो बनी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन। और वो उसके अंदर एक ऑस्मोसिस का फिनोमिना चलता है अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो दोनों के बीच में। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी, जो सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ, जो लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड उस साइड मूव करेगा जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। इधर से इधर पानी बाहर निकल जाएगा, और अगर सेल का पानी बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक। और ये जो ओस्मोसिस है, क्योंकि ओस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। अगर लिक्विड सेल से बाहर जा रहा है एक्सोस्मोसिस, और लिक्विड सेल के अंदर आ रहा है तो एंडोस्मोसिस। तो यहां पर ये होगा एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। इन्होंने पूछा कि सेल के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज सेल का जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा, एंड सेल गेट श्रिंक हो जाएगी। तो आपको इसमें ये डायग्राम से बता देना है कि ड्यू टू एक्सोस्मोसिस the size of cell is decrease and cell get shrink। जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो इसके लिए डायग्राम बना सकते हैं, आप लोग दिखा सकते हैं कि बाहर की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है, अंदर की, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब सोलवेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, तो सोलवेंट यहां ज्यादा है, बाहर कम है। तो सोलवेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होकर बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल का साइज कम हो जाएगा,
सेल गेट श्रिंक। ओके, इस तरह से आप लोग इस बात को समझा सकते हैं। पार्ट के बाद अब जो नंबर है वो हमारे थर्ड पार्ट का है। थर्ड पार्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3, इलेक्ट्रोलाइट A2B3 है, 60% आयोनाइज, 60% आयोनाइज हुआ, डिसोसिएट हुआ। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिखा है कि कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें तो बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम और इंटू आई। सबसे पहली बात, ये तो इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टीबी को हम लिख सकते हैं टी एस बी माइनस टी नोट बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। ओके, इस फॉर्मूले को हमने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब करना क्या है, टीएसबी को तो हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नोट बी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। ये जो वैल्यू गिवन है ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की है। एम मोलैलिटी, और मोलैलिटी भी यहां पर गिवन है आपको 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, और आई को हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये देखिएगा आप लोग। तो अगर इस सोल्ट की बात करें, इस इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, A2B3 जब ये डिसोसिएट होगा, टूटेगा, 2A और प्लस 3B बनाएगा। ठीक, आई कैलकुलेट करना है हमें यहां पर। सबसे पहले देखिएगा अल्फा की वैल्यू क्या है, 60%। अल्फा की वैल्यू अगर 60% है तो अल्फा की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आएगी, 60/100 मतलब 0.6। अप्लाई करिए यहां पर फॉर्मूला, 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा 2 अल्फा, ये बनेगा 3 अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा। ठीक है, 3B मतलब 3 अल्फा, ऐसे। ठीक, इन सभी का सम कहलाता है आई। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा और प्लस 3 अल्फा। तो जी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसे सोल्व करोगे आप लोग, 1 प्लस 4 अल्फा। आई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू सॉरी, 1 प्लस 4 इंटू 0.6। आई इज इक्वल टू, जब आप 4 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.4, और जी 1 ये, तो यहां से सोल्व करके आ जाएगा 3.4। ये तो हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट की, और अब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। टीएसबी आपको करना है कैलकुलेट, माइनस टी नोट बी, किसी भी सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अगर सोलवेंट नहीं गिवन है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन में। केल्विन में इसलिए पुट करेंगे बिकॉज हमें जो कांस्टेंट की यूनिट गिवन है वो केल्विन केजी पर मोल गिवन है, तो केल्विन की टर्म में टेम्परेचर पुट करेंगे। 0.52 इंटू 1 इंटू 3.4 आई की वैल्यू। इस पूरे फैक्टर को जब सोल्व कर लोगे आप लोग तो यहां से निकल जाएगी आपकी टीएसबी की वैल्यू, और टीएसबी की वैल्यू हो जाएगी केल्विन में। तो आपको यहां पर
कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं TSB से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया, एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देखिएगा, रिवाइंड करके, और एक बार जो जो स्टेप मैंने आपको बताई है क्वेश्चन को पढ़ के मैंने समझाया आपको, उसे एक बार दोबारा से देखकर फिर समझ लीजिएगा। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसका बी पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे, मतलब और वाला पार्ट, या तो इसका ए वाला पार्ट आप लोग सोल्व कर लीजिएगा या इसका बी वाला पार्ट आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट में सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है, द वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों का वेपर प्रेशर हमें गिवन है 75 और 25 रेस्पेक्टिवली। 75 ए का है और 25 बी का है, दोनों का अलग अलग लिख लीजिएगा। P नोट ए 75 mmHg, XA अभी बात करेंगे इसके बारे में। P नोट B 25 mmHg, ये दोनों हमें गिवन है। और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इसके बारे में अभी बात करेंगे। इफ A एंड B आर मिक्स सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द मिक्सचर इज 0.4, A का मोल फ्रैक्शन 0.4 है। अगर किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है A एंड B, और अगर एक का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल आता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA की वैल्यू गिवन है, XB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर XA की वैल्यू इतनी है तो XB की वैल्यू हो जाएगी 0.6। ये हमारे पास में डेटा है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। P टोटल इज इक्वल टू P नोट A इंटू XA, P नोट B इंटू XB, ये हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये टोटल प्रेशर का राउल्स लॉ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में P नोट A XA, P नोट B XB की वैल्यू आपको पुट करनी है और P टोटल आपको यहां से फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट कर देते हैं। P टोटल आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू X P नोट A की वैल्यू 75 इंटू 0.4 XA की वैल्यू प्लस P नोट B की वैल्यू कितनी है 25 इंटू XB की वैल्यू कितनी है 0.6। यहां से आप P टोटल फाइंड आउट करें। P टोटल आपका फाइनल आंसर नहीं है। P टोटल तो आपने नेक्स्ट स्टेप को कैलकुलेट करने के लिए सोल्व किया आपको, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। एक बात ध्यान रखनी है, मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। जो नॉर्मल कंडीशन में मोल फ्रैक्शन है वो X से हम लोग डिनोट करते हैं, X1 और X2 अगर दो कंपोनेंट है तो XA XB तो नॉर्मल कंडीशन वाला मोल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसे, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है वेपर फेज में, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज
वेपर फेज में अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हमने उसे कंसिडर किया YB। अगर वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो YA। अभी न्यूमेरिकल में हमें केवल क्या पूछा है, YB। YB का फॉर्मूला है PB अपॉन P टोटल। ये यहां पर P टोटल आएगा। PB का मतलब P नोट B इंटू XB, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा P नोट B इंटू XB अपॉन P टोटल। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज आप लोग जैसे ही पुट करेंगे, जैसे P नोट B की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है 25। XB की वैल्यू कितनी है 0.6 और P टोटल की वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है। जैसे ही आप यहां से ये वैल्यू उठाकर यहां रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये 25 है इंटू 0.6 अपॉन में P टोटल। इस तरह हम लोग सोल्व करेंगे बी वाले सेगमेंट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रिफर्ड फॉर द मोलर मास ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। देखिएगा, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर का नाम है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एनसीईआरटी में 2 लाइन में डिफाइन किया हुआ है। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। अब ये पूछा कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो किसी लार्ज मोलिक्यूल जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, इनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन कैसे लिखें आप लोग? आप लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ solution which are depend upon number of solute particle। वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, 4 होती है। आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। पहली, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ये तो था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। तो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख सकते हैं आप लोग कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड to find out
मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आप लोग समझ सकते हैं जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, या और भी अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स की का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है why are equimolar solution of sodium chloride and glucose are not isotonic। पहली बात तो यही समझो आप कि ये आइसोटोनिक क्या है। देखिएगा, आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसोटोनिक का मीनिंग हम लोग बात करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किन्हें बोलते हैं? जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, जहां पर पाई को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये कह रहे ग्लूकोज का और सोडियम क्लोराइड का, ये जो दो सॉल्यूशन है ये आपस में आइसोटोनिक क्यों नहीं है? देखिए, इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई 1 इज इक्वल टू सी आर टी इंटू आई, बल्कि I1, आई वांट ऑफ फैक्टर है। सोडियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, बिकॉज सोडियम क्लोराइड दो पार्टिकल में टूटेगा, NaCl, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज क्योंकि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ना तो होते एसोसिएट ना होते डिसोसिएट, और अगर ये एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होते तो इनका मतलब इन सभी के लिए आई की वैल्यू 1 होगी। तो पहले वाले केस के लिए अगर हम बात करते हैं, इस वाले केस के लिए पाई 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज I1 की वैल्यू 2 है। सेकेंड केस के लिए अगर बात करें हम लोग, पाई 2 इज इक्वल टू सी आर टी इंटू I2। सेकेंड केस के लिए पाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहां देखने पर पता लग रहा है कि इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 तब होगा जब दोनों के लिए आई की वैल्यू सेम होगी। अब दोनों के लिए आई की वैल्यू क्योंकि अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में आइसोटोनिक नहीं हो सकते, बिकॉज दोनों के अंदर आई की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, आप लिख देना, बिकॉज वांट ऑफ फैक्टर फॉर बोथ सोल्यूट आर डिफरेंट, ऐसे करके दिखा सकते हैं। सो पाई 1 डज नॉट इक्वल टू पाई 2, पाई 1 और पाई 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, इस वजह से ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को सोल्व। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 33। 33 में भी दो ही पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज बैटरी? लेड स्टोरेज बैटरी किस टाइप की बैटरी है? तो लेड स्टोरेज बैटरी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये एक सेकेंडरी बैटरी है। राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस एंड द ओवरऑल रिएक्शंस अकरिंग इन लेड स्टोरेज बैटरी।
इसी पेपर में सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी, वहां पर एक क्वेश्चन आ रखा है, राइट द रिचार्जिंग रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उस क्वेश्चन जैसा है, बिकॉज ये दोनों के दोनों चैप्टर्स में कवर्ड है और क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको वहां लिखना है। एक तो आपको लिखनी है इसकी एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, ये वाली, और एक आपको लिखनी है इसकी ओवरऑल रिएक्शन, ये लिखा हुआ है ओवरऑल रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को आप वहीं से कॉपी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर। 1.5 ग्राम सिल्वर है एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट जो दे रखा है 1.5 एम्पियर का है, यह पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। हमें क्या बताना है यहां पर, हमें बताना है टाइम, कितना टाइम खर्च होगा। देखो इस क्वेश्चन में W की वैल्यू दे रखी है 1.5 ग्राम सिल्वर का वेट। ओके, करंट दे रखा है यहां पर 1.5 एम्पियर, ठीक है, और हमें बताना है कि कितना टाइम यहां पर लगेगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ अप्लाई करें। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ W इज इक्वल टू ZIT, ठीक। Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए Z की वैल्यू होती है E/F। E सिल्वर के लिए एटॉमिक मास दे रखा है, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक मास सिल्वर का गिवन है 108, ओके, और वैलेंसी फैक्टर यहां पर अगर आप देखते हैं Ag प्लस NO3 माइनस मतलब 1, तो सिल्वर का E आ जाएगा 108 और F की वैल्यू कितनी है 96500, ये निकल गया यहां से Z। अब यहां से हमें T कैलकुलेट करना। W कितना दे रखा है 1.5, Z की वैल्यू 108 डिवाइड बाई 96500, आई कितना 1.5, और जी T आपको यहां पर करना है कैलकुलेट। T आएगा सेकंड में। तो ये सारी वैल्यूज को पुट करके और यहां से आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और आप यहां से T फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा 33 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इसका और वाला पार्ट देखो जरा, और वाले पार्ट में क्या कहानी है देखिएगा। और वाला पार्ट मतलब बी पार्ट में लिखा है स्टेट कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं कोलरोश लॉ। क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, the molar conductivity of a weak electrolyte is the sum of molar conductivities, is the sum of
मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयन, जो उसके आयन्स है उनकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। कैसे? ये तो है डेफिनेशन। आप एक काम करें, ये जो यहां पर सेकंड वाले पार्ट में इसके इलेक्ट्रोलाइट दे रखे, ये वाला और ये वाला, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो, जैसे NH4Cl लिया मैंने। NH4Cl को आप दो हिस्सों में तोड़ लो, ठीक है। एक तो बनाएगा NH4 प्लस और एक बनाएगा Cl माइनस। NH4 प्लस के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा इनफाइनाइट m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ NH4 प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ Cl माइनस। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन आप लिखें तो डेफिनेशन लिखने के बाद कोशिश करें कि आप एक आध एग्जाम्पल अगर उसके बारे में जानते हैं तो जरूर लिखें। कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन की जो लैंग्वेज है वो आगे पीछे हो जाती है वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो जो एग्जाम्पल आपने दिया वो अपनी बात को प्रूफ कर देता है। तो एग्जाम्पल कोशिश करें कि लिखें आप लोग, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब फर्स्ट वाले में ही एक ये पार्ट दे रखा है, इन्होंने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4Cl, NaOH और NaCl, इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें NH4OH की कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी। पहले तीनों का फॉर्मूला लिख लो। लैम्डा इनफाइनाइट m, सबसे पहले NH4Cl की वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू दे रखी है 110 यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ NaOH, इसकी वैल्यू गिवन है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ NaCl की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है 105 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप ऐसा मान के चलिएगा कि हमारे पास में तीन इक्वेशन है, 1, 2 और 3, और इन तीनों इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ NH4OH, ये पता लगाना है। अब आप ध्यान से अगर इन्हें देखें, इस वाले में NH4 प्लस और Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह ब्रेक हुआ। इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको एक तो चाहिए NH4 प्लस, एक चाहिए OH माइनस, ये दो चीज चाहिए। NH4 प्लस कहां से मिलेगा आपको, यहां से, और OH कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को तो करना है आपको ऐड और इसे कर देना है माइनस। कारण क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां से Cl एक्स्ट्रा आएगा, यहां से Na एक्स्ट्रा आएगा, और जब इसे माइनस कर दोगे तो ये माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देगा और ये माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देगा। मतलब कहने का आपको ये करना है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी है, 110, 2 की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस 105। जैसे ही आप इसे सोल्व कर लोगे
तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल बिल्कुल। जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल गिवन हो कंडक्टिविटी के ऊपर, तो आपको पहले तो बनानी है 2, 3, 4 जो भी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन बनाइएगा। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको देखना कि आपको उसमें से क्या चाहिए जो आपको कैलकुलेट करना है। जो जो चाहिए उन्हें ऐड कर दीजिएगा और जो नहीं चाहिए उसे उसमें से माइनस कर दीजिएगा इक्वेशन को। आपके पास सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हुआ आपका बी वाले पार्ट का जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पेपर का भी और इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस के एन एफ ई नोट सेल, ये होता है फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन में से सबसे पहले अगर आप यहां पर n की वैल्यू पुट करें तो 2 आएगी। f की वैल्यू आपको गिवन ही रख दीजिएगा 96500 इंटू ई नोट सेल की वैल्यू हमने पहले ही बताया था। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के दो अलग अलग पोटेंशियल गिवन हो, तो अगर वे पोटेंशियल सेम कैटेगरी के हैं, मतलब दोनों के दोनों एसआरपी है या दोनों के दोनों एसओपी है, तो ई नोट सेल निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। और अगर दोनों के दोनों पोटेंशियल अलग अलग कैटेगरी के हैं, मतलब एक एसआरपी एक एसओपी, तो दोनों को आप लोग एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, ई नोट सेल निकल जाएगा। अभी दोनों के दोनों सेम है, ये भी रिडक्शन ये भी रिडक्शन, तो जब आप ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे तो ई नोट सेल हो जाएगा ई नोट, बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, ई नोट सी यू प्लस के 2 ओब्लिक सी यू माइनस ई नोट जेड एन प्लस के 2 ओब्लिक जेड एन। इसकी वैल्यू 0.34 माइनस इसकी जो वैल्यू माइनस में है माइनस 0.76, 0.34 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 0.76। ई नोट सेल की वैल्यू आप लोग यहां पुट कर दीजिएगा, जो भी आएगी वैसे कितनी आएगी ऐड कर दीजिएगा इसे 0.76 अपॉन 0.34, यहां से 0, ये 1 पॉइंट और यहां से 1.1 आएगी 1.1। और कुछ इस तरह आप डेल्टा जी नोट फाइंड आउट कर लेंगे, आंसर आएगा जून में। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन पेपर आज सोल्व हो गया है। फर्स्ट पेपर था, हर एक लेक्चर को हमने बहुत ही एक अच्छे वे में बनाया है, हर एक लेक्चर को हमने ढंग से प्रिपेयर किया है, बहुत स्लो पढ़ाया हमने, जिससे कि क्वेश्चन जब आप देखें तो आप इन क्वेश्चंस को वीडियो देखते हुए अपने आप सोल्व करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में लिखना आपके लिए उतना ही सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन सोल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो पेपर नंबर 2 का आएगा। पेपर नंबर 2 हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।